सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम ग्रेड सेकंड की जो नई टेस्ट सीरीज, अंतिम टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की है, आज से ही इसकी शुरुआत हुई है। और इसका जो वीडियो सॉल्यूशन का पार्ट है, पार्ट 1 के रूप में हम बायोलॉजी का जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपके आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप ईमानदारी के साथ आप टेस्ट देते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं और उसके आधार पर अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करते हैं, तो आपको अच्छा खासा फायदा इस टेस्ट सीरीज का होगा। लेकिन इसका कारण है कि आप नियमित रूप से करें। ये नहीं है कि आप आज यहाँ हैं कल कहीं और हैं। इस प्रकार से यदि भागम भाग रहे और मिसगाइड रहे तो आपको आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए आप रेगुलर रहें, नियमित रहें और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अपनी जो तैयारी उसको रेगुलर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप आने वाली जो परीक्षा है उसके अंदर बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन आप भ्रमित रहे, भागते रहे तो लास्ट टाइम के अंदर, आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि आपको लास्ट समय के अंदर शांत, शालीन और आराम से जो प्रश्न है, उस टाइप के प्रश्न उनका आपको अभ्यास करना है बार बार। तो निश्चिंत आप आने वाली जो परीक्षा उसके अंदर बहुत अच्छा करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी सीरीज की। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान 2.0 ये टेस्ट सीरीज है, बायोलॉजी। इसका टेस्ट नंबर 1 आज जो हुआ है, इसमें ये जो सीरीज है ये आपकी आज से ही प्रारंभ हुई है। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर संचालित है। ऑनलाइन मोड पर आप एग्जाम हेल्प जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन भी आज इसकी अंतिम डेट है, उसके बाद आप इसे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। 18 मई से ये प्रारंभ हो रही है। इसके अंदर टोटल आपके 16 टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज 13 हैं, रिवीजन 2 हैं, मेजर पेपर आपका 1 है। विश्लेषणात्मक सहित हल वीडियो आपको इसके प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर 16 मई से लेकर 19 मई तक, कल तक है इसका ऑफर। आप 19 मई तक इसमें 35% का ऑफ भी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत ये आपको मात्र 779 रुपए के अंदर केवल आपको ये मिल रही है, जो कि 1199 रुपए की टेस्ट सीरीज है। इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़। वहां पर ये आपको कूपन जो कोड है, कूपन जो कोड है, कूपन कोड के रूप में आप कूपन कोड एग्जाम हेल्प यूज करके इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न था, क्योंकि हमारी जो आज की यूनिट थी वो थी सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का मतलब है कि कोशिका आणविक जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से कोशिकांगों के बारे में, आपकी जो सेल साइकिल है उसके बारे में, इसके अलावा जेनेटिक, मुख्य रूप से हम यहाँ आपकी जैव अणु बायोमोलिक्यूल के बारे में और सेल साइकिल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में यहाँ जानते हैं। इसके जो प्रश्न है, चाहे आपका बीएससी पार्ट का हो, चाहे आपका 11वीं 12वीं पार्ट का हो, दोनों को हम 45 प्रश्न आपके इसके अंतर्गत देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से हेटेरोपोलेसेकेराइड का उदाहरण है। ट्रेंड में है प्रश्न, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक क्या है, हेटेरोपोलेसेकेराइड है। मतलब पोलेसेकेराइड यदि समान इकाइयों के बने होते हैं उन्हें हम होमोपोलेसेकेराइड कहते हैं। यदि वो भिन्न भिन्न इकाइयों के बने होते हैं इसका मतलब वो हेटेरोपोलेसेकेराइड कहलाते हैं। तो यहां हम देखें, आपका जो ग्लाइकोजन है, आपका काइटिन है, आपका इनुलिन है, ये सारे क्या हैं, इसके अंतर्गत आपके होमोपोलेसेकेराइड हैं। इसके साथ साथ सेल्यूलोज और स्टार्च, सेल्यूलोज और स्टार्च, ये भी आपके क्या हैं, सारे होमोपोलेसेकेराइड हैं। अब जो बच गए दो वो क्या है, आपके हेटेरोपोलेसेकेराइड है। ये क्या है, आपके दोनों हेटेरोपोलेसेकेराइड है। इसके साथ साथ हेमीसेल्यूलोज और हाइलुरोनिक अम्ल, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और हाइलुरोनिक अम्ल, हाइलुरोनिक अम्ल, हाइलुरोनिक अम्ल, ये क्या है, आपके सारे हेटेरोपोलेसेकेराइड। मतलब जो भिन्न भिन्न इकाइयों के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोपोलेसेकेराइड कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा है, हिपेरिन है, पेक्टिन है, हेमीसेल्यूलोज है और हाइलुरोनिक अम्ल, ये सारे किस में आते हैं, हेटेरोपोलेसेकेराइड की श्रेणी में है। और ये सारे किसकी श्रेणी में है, होमोपोलेसेकेराइड की श्रेणी में है, होमोपोलेसेकेराइड से। ऐसा प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आया है कि आपको यहाँ होमोपोलेसेकेराइड
और हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में बताना था। तो आप इसके लिए ये चीज देख सकते हैं कि ये क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है, और आपके ये क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। उत्तर नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर उत्तर आपका बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर उत्तर आपको इसका क्या करना है, राइट करना है। 4 नंबर उत्तर आपका 2 और 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 109, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में पाए जाते हैं। अब आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है, जब माइटोकॉन्ड्रिया की हम संरचना पढ़ते हैं तो इस प्रकार से संरचना होती है, आपने देखा होगा। ये जो संरचनाएं हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, क्रिस्टी कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक सतह है, आंतरिक झिल्ली है, वो वलनित होकर जिसका जो संरचनाएं बनाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली में जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध होती है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, आपके ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। प्रश्न आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम F1 कण भी कहते हैं, F1 कण भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंगुली नुमा प्रवर्धों के रूप में पाई जाती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम F1 कण कहते हैं। ऐसा प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपने यदि देखा हो तो F1 कण के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा है कि F1 कण क्या होते हैं। तो आप सबको ये ध्यान होना चाहिए कि F1 कण क्या होते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्टोन प्रोटीन होती है। स्टोन जो प्रोटीन पाई जाती है, स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन जिनको बोलते हैं, स्टोन प्रोटीन आपकी हमेशा क्या होती है, क्षारीय होती है। स्टोन प्रोटीन क्या होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि इसमें अर्जिनिन और लाइसिन नामक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि क्षारीय होते हैं। अर्जिनिन और लाइसिन, अर्जिनिन और लाइसिन नामक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इस कारण यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली स्टोन प्रोटीन क्या होती है, आपकी क्षारीय होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कोशिका विभाजन में जो तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन, अब यहां प्रोटीन सारी एक जैसी दिखती है, एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है तो हमें ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या, तर्कु तंतु। सेल डिवीजन के समय जो तर्कु तंतु बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। कोल्चिसिन एक समसूत्री विष है, यह कोशिका विभाजन को रोकता है। कोल्चिसिन क्या है, आपका एक समसूत्री विष है जो कोशिका विभाजन को उसकी मेटाफेज अवस्था में रोक देता है, क्योंकि मेटाफेज अवस्था में स्पिंडल फाइबर को व्यवस्थित होने से रोकता है। मेटाफेज की अवस्था में स्पिंडल जो फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और उन व्यवस्थित को ये क्या करता है, व्यवस्थित होने से रोकता है, व्यवस्थित होने से रोकता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, कोल्चिसिन विष। कोल्चिसिन एक समसूत्री विष है जो कि मेटाफेज अवस्था के अंदर स्पिंडल जो फाइबर होते हैं उनको व्यवस्थित होने से रोकता है। किस अवस्था में रोकता है, प्रश्न आता है कि मेटाफेज अवस्था में, वो भी किसमें, समसूत्री विष है। समसूत्री विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था है उसके अंतर्गत ये रोकता है स्पिंडल फाइबर। कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि एंडोमाइटोसिस, बिना केंद्रक विभाजन के, एक घटना यहां इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस बिना केंद्रक विभाजन के, बिना केंद्रक विभाजन के, बिना केंद्रक विभाजन के, केवल क्रोमो, बिना केंद्रक विभाजन, बिना केंद्रक विभाजन के बिना केंद्रक विभाजन के केवल क्रोमोसोम का विभाजन यहां होता है। यहां क्या होगा, बिना केंद्रक विभाजन के केवल इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का विभाजन। ये इससे जुड़ा हुआ है, कई बार प्रश्न आते हैं जब हम समसूत्री विभाजन देखते हैं।
एंडोमाइटोसिस है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। एक हम अभी देख रहे थे एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस इसमें क्या होगा, बिना केंद्रक विभाजन से, केवल क्या होगा यहां, केंद्रक विभाजन नहीं होगा, केंद्रक विभाजन नहीं होता है। केंद्रक विभाजन की जगह यहां क्या पाया जाएगा, केवल क्रोमोसोम का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, क्रोमोसोम का विभाजन होता है, क्रोमोसोम का विभाजन होता है। इस घटना पर आपने देखा होगा जो टेपिटम हमारी है, टेपिटम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के पढ़ते, वहां एंडोमाइटोसिस की घटना टेपिटम के अंदर पाई जाती है। इसके साथ होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें क्या होता है, केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियो केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस की घटना होती है। और यहां क्या नहीं होता, साइटोकाइनोसिस नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इस घटना में क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान में रखनी है। उत्तर नंबर 1 आपका इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। राइबोसोम के संबंध में गलत कथन का चयन आपको करना था। राइबोसोम के संबंध में क्या करना था, गलत कथन बताना था। अब राइबोसोम के संबंध में हम कथनों को देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से कथन दे रखे। पहला है राइबोसोम में 50% प्रोटीन, 50% प्रोटीन व 50% आपका क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, बिल्कुल सही कथन है। राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए से जुड़कर पोलीसोम बनते हैं, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन 23S व 16S इकाइयां 80S प्रकार के राइबोसोम का भाग है, ये बात गलत है। इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा अपने विस्तार से इसको देखें। तो राइबोसोम के अंदर हम देखते हैं, हमें पता है कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 80S प्रकार, जैसे 80S प्रकार, यहां क्या होगा 60-40 का आंकड़ा रहता है। 60% आरआरएनए होता है, सॉरी 40% आपका क्या होता है, आरआरएनए, और 60% यहां होती है क्या, प्रोटीन। 60% क्या होती है, प्रोटीन। इसका मतलब एवरेज क्या रहा, 50% प्रोटीन नहीं। इसी तरह हम चलते हैं 70S प्रकार पर, 40% आरआर। 70S प्रकार में क्या होगा, 60% आपकी क्या होगी, आरआरएनए होगी, और 40% क्या होगी आपकी, प्रोटीन होगी। अब इसका मतलब ये हुआ, एवरेज हम बात करें राइबोसोम के अंदर तो 50% तो आरआरएनए होता है और 50% आपकी क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये कथन हमारा पहला बिल्कुल सही हो गया कि 50% प्रोटीन पाई जाती है इनमें और 50% आपका क्या पाया जाता है, आरआरएनए पाया जाता है। कैसे पाया जाता है कि 80S जो आरएनए है उसके अंदर 40% आरआरएनए है, 40% क्या है, आरआरएनए है, और 60% क्या है, प्रोटीन है। दूसरा 70S के अंदर हम देखें तो 60% तो आपका क्या है, आरआरएनए है, और 40% आपकी क्या है, प्रोटीन पाई जाती है। ऑल ओवर हम मिलाकर देखें तो 50% आरआरएनए और 50% प्रोटीन। इसका मतलब हमारा जो पहला कथन था वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़कर पोलीसोम बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़कर राइबोसोम क्या बनाते हैं, पोलीसोम बनाते हैं। बिल्कुल, पोलीसोम में क्या होगा कि एक अणु तो क्या होगा, मैसेंजर आरएनए का होगा। एक अणु तो आपका क्या होगा, मैसेंजर आरएनए, प्लस अनेक इकाइयां किसकी होंगी, राइबोसोम की होंगी। ये प्रश्न भी कई बार आता है, अनेक इकाई में क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। अनेक इकाई में क्या होंगे, राइबोसोम होते हैं। इसको घुमा फिरा कर कई बार पूछा गया है कि मैसेंजर आरएनए में पॉलीराइबोसोम, इर्गोसोम या पोलीसोम, तीनों संरचना एक ही बात है, पॉलीराइबोसोम, पोलीसोम या इर्गोसोम। अब राइबोसोम में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए से जुड़कर, मतलब मैसेंजर आरएनए का यहां एक अणु होगा और अनेक इकाइयां किसकी होंगी, राइबोसोम की होंगी। मतलब बहुत सारे राइबोसोम एक अणु मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़कर पोलीसोम का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, अगला लाइन है, क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बिल्कुल हमें पता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं।
23S व 16S। अब देखो इसमें जब भी हम देखते हैं क्या देखते हैं कि देखो यहां 80S प्रकार की हम बात करें तो 80S प्रकार में दो टाइप है, 60S और 40। 60S में 3 इकाइयां होती है, 28 और नीचे 40 में क्या होंगी 18, और 60 के साथ क्या होंगी 5.5S और 5S, मतलब 3 अणु तो 60S में पाए जाते हैं। 40S में क्या पाया जाएगा, केवल एक अणु 18S का। 70S प्रकार में 50S और 30S, 50S में क्या होगा 23 और 30S में क्या होगा 16। 23 16 आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी 80S की, 80S में दो होगा 60 और 40। अब 60 में 28 और 18, कोमा लगाओ 5.8 कोमा 5, ये सब में एस संवेदन वर्ग इकाई लगेगी, ये ऐसे लग जाएगी। ये तो किसका हो गया, इसका मतलब हुआ कि 60S में तो 3 अणु हो गए और 40S में कितना हो गया, एक अणु हो गया। इसी तरह हम बात करें 60 ये 80S की होगी। अब हम देखें 70S की, 70S में क्या होगा 50 और 30, मतलब 28 का मतलब यहां हो गया 23 और यहां हो गया 16 और यहां दूसरा क्या आएगा 5S। इसका मतलब यहां कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, और यहां आपका कितना है, केवल एक अणु है। ये आपका पूरा एनालिसिस है इसका। अब चाहे प्रश्न में कैसे भी पूछे, अब जैसे उन्होंने प्रश्न में कहा है कि 23S व 16S इकाइयां 23S व 16S इकाइयां 80S प्रकार के राइबोसोम से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। वो आपकी 70S से संबंधित है। 23S और 16 आपकी किससे संबंधित है, 70S प्रकार के राइबोसोम से संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न क्या हो गया, चौथा ऑप्शन इसका गलत हो गया। तो राइबोसोम से एग्जाम के अंदर कई बार एग्जाम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःपरजीवी जालिका ये महत्वपूर्ण कोशिका अंग हैं, यहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाता ही बनाता है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है और कैसे भी प्रश्न घुमाए आपको घूमना नहीं है साथ, आपको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ध्यान होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आप कैसे भी प्रश्न आए आप उसको सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न था, केवल पादप कोशिकाओं में। हमें पता है कि स्पिरोसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल आपके किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम दोनों में होता है, परऑक्सीसोम भी क्या होता है, दोनों में होता है। आपने प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत देखा होगा परऑक्सीसोम आपका है, पाया जाता है। इसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां पाया जाता है, परऑक्सीसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया सारे किसमें प्रकाश शोषण की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह स्पिरोसोम, स्पिरोसोम का मतलब होता है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसकी खोज आपके पार्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पार्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि वसा का संग्रहण करता है। पादपों में वसा संग्रह से संबंधित अंग है, सॉरी ऑर्गन्स है। इसी तरह ग्लाइओक्सिसोम, इसकी खोज बीवर्स ने की थी। किसने की थी, बीवर्स ने की थी ग्लाइओक्सिसोम की खोज। और ये क्या करता है, ये आपका वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। वसा को किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है कौन, ग्लाइओक्सिसोम, खोज बीवर्स ने की थी। स्पिरोसोम्स खोज किसने की थी, पार्नर ने की थी। दोनों ही केवल और केवल प्लांट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऐसा प्रश्न भी एग्जामिनर बना सकता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ऐसा प्रश्न यदि आए तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ऐसा प्रश्न बन सकता है। आपको इनका महत्वपूर्ण छोटे कोशिकांग जरूर है, ऑर्गन है, लेकिन कई बार इनका वैज्ञानिक नाम मतलब सॉरी इसके जो वैज्ञानिक है खोज करता है वो भी आपको ध्यान में रखने। स्पिरोसोम्स क्या है, पार्नर है, जो कि वसा संग्रहण से संबंधित है, केवल प्लांट ऑर्गन्स में पाया जाता है। इसी तरह ग्लाइओक्सिसोम केवल प्लांट में पाया जाता है, बीवर्स ने खोज की थी। वसा से कार्बोहाइड्रेट, वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करते हैं, किसे कहते हैं, ग्लाइओक्सिसोम। उत्तर होगा 1 और 2, 114 का उत्तर नंबर आपका 1 होगा, 1 और 2, अर्थात स्पिरोसोम और ग्लाइओक्सिसोम केवल प्लांट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। इसका उत्तर हमने अभी देखा है ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिसोम की खोज किसने की थी, बीवर्स ने की थी। बीवर्स ने की थी, बीवर्स। और क्या काम करते हैं ये करते हैं वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम, और केवल किस में पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको ये 3 प्रश्न इसमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं। खोजकर्ता केवल प्लांट,
और किसका काम क्या है, वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, किसके अंतर्गत, प्लांट के अंतर्गत। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है ऑर्गन से संबंधित, तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस हैं, एनसीईआरटी में ऐसे प्रश्न दे रखे हैं, कई बार प्रश्न आए हुए भी हैं, सीधे सीधे वहां से पूछे गए हैं। आगे के जो पेपर जैसे रहेंगे तो उसमें अपने एनसीईआरटी के साथ साथ बीएससी लेवल के जो प्रश्न है वो भी शामिल करते रहेंगे, वो मिक्स रहेंगे। आपको कम से कम सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। देखो सारे प्रश्न एक टेस्ट के अंदर देना संभव नहीं है, केवल हम 45 प्रश्न आपको दे सकते हैं, लेकिन आपका जो आधार है, आपका बेस है, इस प्रकार से होना चाहिए कि आपके जो प्रश्न है, अब जैसे मैं बात करूंगा डीएनए रेप्लिकेशन की, तो आप उसके अंदर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है, आप रेप्लिकेशन है, उनके एंजाइम, उनके जो महत्वपूर्ण कारक है वो सारे आप साथ साथ पढ़ें। अब जैसे मैं रेप्लिकेशन की बात अपने करेंगे 116 में, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतिकरण में मुख्य एंजाइम है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए की फोटोकॉपी, डीएनए से डीएनए का निर्माण। अब आप जब भी आगे एक थ्योरी अपने पढ़ेंगे, उसमें आपको पूरा इसके आगे एक प्रश्न और भी दे रखा है ऐसा, अपने वहां उसको देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अगले प्रश्न के अंदर। डीएनए प्रतिकृतिकरण में मुख्य एंजाइम, अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी काम आता है, सेकंड भी आता है और थर्ड भी आता है। आपने देखा होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या कहते हैं, कोरनबर्ग एंजाइम कहते हैं। आपने कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया भी हुआ है कि कोरनबर्ग एंजाइम क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे उसका, कोरनबर्ग एंजाइम का मतलब होता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के एंजाइम जो इसमें काम में आता है उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या कोरनबर्ग एंजाइम, क्योंकि इसको कोरनबर्ग ने सबसे पहले संश्लेषित किया था। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि कोरनबर्ग एंजाइम किसे कहते हैं, तो कोरनबर्ग एंजाइम किसके कहते हैं, आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कहा जाता है। लेकिन इन तीनों में को जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है कि मुख्य एंजाइम कौन सा है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मुख्य रूप से डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है। आप सबको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन दो स्टैंड पे होता है, एक को बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, एक को बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड पर असतत होता है और लीडिंग स्टैंड पर आपका सतत होता है। जो फ्रेगमेंट है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जिनको बोलते हैं, वो आपके लैगिंग स्टैंड पर बनते हैं, लैगिंग। और लीडिंग स्टैंड पर जो खंड होते हैं वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। और लैगिंग जो स्टैंड होता है जिसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, वहां असतत प्रक्रिया चलती है। आगे ऐसा भी प्रश्न देखेंगे कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, असतत होता है, द्विदिशीय होता है, और इसमें अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके, चाहे पुराने पेपर से आप जब देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको वहां मिलेंगे। कई बार कूट में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज आपका थर्ड। आगे हम सेंट्रल डोगमा थ्योरी भी देखेंगे, जिसके अंतर्गत डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। आप सबको पता है कि सेंट्रल डोगमा थ्योरी के अंतर्गत मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन को शामिल किया गया है। जीवाणु भोजी द्वारा एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में डीएनए का जो स्थानांतरण होता है उसकी डेफिनेशन होती है ट्रांसडक्शन, जिसको हम पराक्रमण कहते हैं। पराक्रमण बोल दो या ट्रांसडक्शन बोल दो। ट्रांसडक्शन घटना के अंतर्गत क्या होता है, डीएनए से एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में डीएनए का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। कोशिका चक्र के विभिन्न प्रक्रमों का सही क्रम, अब दो प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। समसूत्री में यदि प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा, 2013 ग्रेड सेकंड में आया था, एक बार और भी आया हुआ है। इसके साथ साथ हम जब अर्धसूत्री विभाजन की जो उप अवस्थाएं हैं, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेकाइटिन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है, उसका भी एक क्रम कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहां मैंने प्रश्न, ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन यहां से दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहले के टेस्ट में मैंने आपको ये प्रश्न भी दिया हुआ है, वो भी दे रखा है, अलग अलग टेस्ट, क्योंकि काफी सीरीज हो चुकी है, उसमें आपको ये तीन प्रकार के प्रश्न आपको यहां से ध्यान में रखने। एक तो आपको अर्धसूत्री विभाजन की जो उप अवस्थाएं हैं उनके नाम, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनोसिस, ये आपकी अवस्थाएं जो हैं, आपको पांचों अवस्थाएं ध्यान में रखनी। इनके काम क्या हैं वो भी आपको ध्यान में रखने, क्या क्या कार्य है इनके,
क्या लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या है, पेकाइटिन में क्या है। जैसे जीन विनिमय की घटना किस में होती है, पेकाइटिन में होती है। आपकी डाइकाइनेसिस किस लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में अलग अलग भी पूछे गए हैं, आपस में मिलान करवा के भी पूछे गए हैं, इनका क्रम भी पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहां दे रखा है प्रश्न कि कोशिका चक्र के विभिन्न प्रक्रमों का आपको क्रम ध्यान में रखना था, बताना था। तो यहां आपका है G1 S G2 और M। एक नंबर उत्तर आपका बिल्कुल सही है। समसूत्री विभाजन की जो ये उप अवस्थाएं हैं, जिसमें G1 सबसे पहले है, उसके बाद S अवस्था है, G2 है और M है। अब G1 के बारे में क्या विशेषता है, ये आपके आरएनए व प्रोटीन्स का निर्माण करती है। आरएनए व प्रोटीन्स निर्माण में महत्वपूर्ण है। प्रोटीन निर्माण में क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन सी, G1 अवस्था। दूसरा है S, इसमें केंद्रीय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कौन से डीएनए का, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय डीएनए का, सेंट्रल डीएनए, केंद्रीय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्योंकि कोशिकीय जो डीएनए है वो किसी भी स्टेज के अंदर, किसी भी उप अवस्था के अंदर, किसी भी अवस्था के अंदर बदल सकता है, बन सकता है, लेकिन केंद्रीय जो डीएनए है वो केवल और केवल आपका एस अवस्था में बनता है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है, एस अवस्था में होता है। इसके साथ साथ स्टोन प्रोटीन का निर्माण भी किस में होता है, इसी में ही होता है, जीएस अवस्था में। अब G2 में कोई काम नया नहीं होता है, केवल कोशिका अंगों की संख्या बढ़ती है। कोशिका अंगक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से है, गोल्जी बॉडी है, कोशिका अंगक की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है, संख्या में बढ़ोतरी होती है, बढ़ती है। इसमें कोई नई चीज नहीं बनती है। एम अवस्था के बारे में क्या है, ये सेल डिवीजन की, सेल साइकिल की सबसे छोटी अवस्था है। सेल डिवीजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एम अवस्था है। इस प्रकार से आपको प्रश्न आए तो इनको इस प्रकार से हल करना है कि एक प्रश्न के अंदर आपके देखो कितने सारे प्रश्न बन गए। जैसा मैंने आपको बताया, सेल डिवीजन के अंदर आपको अवस्थाओं के बारे में ध्यान में रखना है कि सेल डिवीजन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। आपने जैसे लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेकाइटीन है, सारी अवस्थाएं आपने देखी हैं। सेल डिवीजन जब आपने देखा होगा तो सेल डिवीजन के अंदर ये सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं कि सेल डिवीजन मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या चीजें हैं, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेकाइटीन है, ये सारी अवस्थाएं आपको दे रखी है, तो आप उनको अच्छे से देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के ये सारे प्रकार हैं, चाहे लेप्टोटीन हो, चाहे आपको जैसे लेप्टोटीन है जिसको हम गुलदस्ती अवस्था कहते हैं, आपकी जाइगोटीन है जिसमें बाइवेलेंट अर्थात समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। यहां गुलदस्ता अवस्था है, गुलदस्ता अवस्था इसको कहते हैं लेप्टोटीन को। अब जाइगोटीन में क्या होगा, एक तो आपका डीएनए का निर्माण भी होता है। जीरो, आगे एक प्रश्न आएगा कि डीएनए कहां कहां बनता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एक तो आपका एस अवस्था में होता है, एक आपका जाइगोटीन में भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जाइगोटीन के साथ साथ, एस अवस्था के साथ साथ किस में होता है, जाइगोटीन में भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, सिनेप्सिस अवस्था कहते हैं। इसके बाद आप कहते हैं पेकाइटिन सबसे फेमस है, सबको पता है कि यहां जीन विनिमय की घटना होती है। उसके बाद आती है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में काइस्मेटा बनते हैं, टर्मिनलाइजेशन जिसको उपांति भवन कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है। उपांति भवन की शुरुआत आपकी कहां होती है, डिप्लोटीन में होती है। उपांति भवन की शुरुआत, टर्मिनलाइजेशन, उपांति भवन की जो शुरुआत है वो कहां होती है, डिप्लोटीन में। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इसका अंत हो जाता है। उपांति भवन पूर्ण होता है, उपांति भवन का पूर्ण होता है या अंत, पूर्ण हो जाती है। उपांति भवन का पूर्ण किस में होती है, डाइकाइनेसिस में, जिसको हम टर्मिनेलाइजेशन, टर्मिनेलाइजेशन कहते हैं, टर्मिनेलाइजेशन की घटना कहते हैं। तो ये चीजें आपको पूरी सेल डिवीजन के अंदर मुख्यतः यहां से प्रश्न पूछा जाता है। बेसिक जब भी आता है तो आपको इनके कार्य, इनके कार्य, इनका क्रम, इनका क्रम एक साथ ध्यान में रखना। अगला प्रश्न 119, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। मतलब जो प्लांट कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, या निम्न प्लांट के अंदर, लोअर जो प्लांट है उनके अंदर पाया जा सकता है। लोअर प्लांट
या एब्सेंट के बराबर होता है, क्योंकि प्लांट में गुणसूत्रों से संबंधित कोई बड़ा काम नहीं होता है। इसलिए अब आप सबको पता है कि सेंट्रियोल किसके अंतर्गत पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं के अंदर मुख्यतः पाया जाता है। एक सूत्री डीएनए में 20% साइटोसिन है और क्षारों का प्रतिशत क्या होगा। ऐसा प्रश्न थ्योरेटिकल थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस आ जाता है। यदि आपने इस प्रकार का प्रश्न, यदि आप चारगाफ नियम आपको आता है तो ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। हमें पता है कुल जो क्षार है उनका जो क्रम है, आपने चारगाफ नियम देखा होगा कि एडेनिन गुआनिन की मात्रा किसके बराबर होती है, साइटोसिन और थाइमिन के बराबर होती है। जब आप चारगाफ का नियम देखते हैं तो कुल जो पिरिमिडिन है वो किसके बराबर होती है, प्यूरिन के बराबर होती है। मतलब प्यूरिन्स बराबर क्या होती है, पिरिमिडिन्स के बराबर होते हैं। कुल प्यूरिन्स बराबर पिरिमिडिन्स, अर्थात एडेनिन प्लस गुआनिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन। कुल प्यूरिन बराबर किसके होती हैं, टोटल प्यूरिन टोटल पिरिमिडिन के, टोटल प्यूरिन बराबर टोटल पिरिमिडिन। अब यहां हम देखते हैं कि एक द्विसूत्रीय डीएनए में 20% साइटोसिन है, मतलब साइटोसिन का मान इन्होंने कितना दे दिया, सी का मान इन्होंने दे दिया 20%। और साइटोसिन किसके बराबर होगी, जी के बराबर होगी, जी बराबर सी, मतलब 20 इसका मान है, किसका, आपका साइटोसिन का, मतलब सी का। तो जी का मान भी कितना होगा, 20 होगा, जी का मान भी 20 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से हम इसको माइनस करते हैं, जी प्लस सी, मतलब 100 माइनस आपका कितना हो गया 40, बराबर कितने रह गए 60। अब आपका क्या बच गए, टी और ए। अब ए और टी क्या है, बराबर हैं, और ए और टी बराबर है, इसका मतलब दोनों में, ए में भी 30 आएगा और टी में भी क्या आएगा, 30 आएगा। अर्थात एक नंबर उत्तर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि एडेनिन बराबर 30%, टी बराबर 30%, जी बराबर 20%। अर्थात चारगाफ के नियम के अनुसार एडेनिन प्लस गवानिन बराबर, अब देखो यहां हम ऐसे निकालें इसको, तो ए बराबर क्या होगा, टी होगा, और जी बराबर क्या होगा, सी होगा। तो हम इस नियम से भी निकाल सकते हैं कि यहां हमें मान किसका दे रखा है, केवल एक का दे रखा है, सी का। सी का दे रखा है 20, इसका मतलब जी का भी कितना होगा, सी का 20 दे रखा है, तो इसका मतलब जी का भी कितना होगा 20। 100 में से 40 गए 60, और ये 60 किस में डिवाइड हो जाएंगे, ए और टी के अंदर। तो उत्तर नंबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है, सेल मेम्ब्रेन का घटक नहीं है। मतलब कौन सी जो कोशिका झिल्ली का भाग नहीं, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। यहां क्रोमोलिपिड की कोई भूमिका नहीं होती है। तो 4 नंबर उत्तर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो यहां आपका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, ये आपकी बनी होती है फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। अगला प्रश्न, अंतस्थ। अब सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर की जो स्थिति है इसके आधार पर हम जब बात करते हैं किसकी, क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम नाम सिलेबस के अंदर दे रखा है, और हर बार कई बार एग्जाम के अंदर क्रोमोसोम छोटा सा टॉपिक है, जैसे राइबोसोम है उसी तरह क्रोमोसोम, यहां से भी कई बार प्रश्न बनते हैं, और मुख्यतः पर एग्जामिनर प्रश्न यहीं से बनाता है, कई बार बना हुआ। या तो जैसे हम बात करें इसकी टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। अब देखो, अंतस्थ मतलब टर्मिनल सेंट्रोमियर, निम्न में से सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है। पहला है टीलोसेंट्रिक, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है मेटासेंट्रिक और चौथा है सब मेटासेंट्रिक। ये है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो सेंट्रोमियर की, अब यहां देखिए हम ब्रैकेट में ए है, एम है, टी है और आपका क्या है सब मेटा एस। अब देखो, अब ये कह रहा है कि अंतस्थ। अब देखेंगे हम टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक की हम बात करें तो ये टीलोसेंट्रिक जो आपका होता है ये होता है आई, मतलब टर्मिनल। क्या होता है, टर्मिनल।
मतलब बिल्कुल ऊपर। एक्रोसेंट्रिक थोड़ा सा क्या होगा, बीच में होगा, मतलब जे आकृति इसकी हो जाएगी, यहां होगा सेंट्रोमियर, और यहां क्या था, सेंट्रोमियर ऊपर बिल्कुल टर्मिनल स्थिति पे था, यहां है सब टर्मिनल में। और मेटा का मतलब होगा वी, बिल्कुल मिड में, और मिड से थोड़ा सा पहले कहां होगा, एल के अंदर, यहां होगा। तो ऐसी स्थिति बनती, कई बार तो प्रश्न इन चिन्हों के ऊपर भी आ जाता है कि आई, जे, वी और एल, इनमें स्थिति क्या देखें, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। यहां से पूछा है आपको टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब है कि ये होगा आपका टर्मिनल। टीलोसेंट्रिक से भी देख सकते हैं, सब टर्मिनल नहीं, ये टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब होगा ये क्या होगा, टीलोसेंट्रिक होगा, बिल्कुल सब टर्मिनल नहीं, बिल्कुल कोने पर, किनारे के ऊपर, आई शेप के अंदर होगा, और यहां सेंट्रोमेयर की स्थिति यहां टर्मिनल होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होगा सब टर्मिनल, बिल्कुल कोने से ऊपर से छोड़कर थोड़ा सा नीचे की ओर, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक, जहां जे की आकृति बनती है। मेटा मतलब मध्य में जब सेंट्रोमियर होगा उसको हम बोलेंगे बिल्कुल वी आकृति, और जब एस आपका टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटा, सब मेटा का मतलब होगा बिल्कुल मेटा से थोड़ा सा हटकर, मतलब एल शेप के अंदर होगा, उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। तो इसका उत्तर है टर्मिनल स्थिति यदि बात करें तो आपका होगा टीलोसेंट्रिक, सब टर्मिनल की यदि बात करें तो उसका होगा एक्रोसेंट्रिक। यहां होता सब टर्मिनल, ये आपकी स्थिति कब आती, जब सब टर्मिनल होता। तो इस तरीके से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सारी चीजें आपको ध्यान। अब यहां से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, पहला आपको स्थिति के बारे में पूछ सकता है, दूसरा इन चिन्हों के बारे में पूछा जा सकता है कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडेस्मेटा का संबंध है। अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, निकटतम पादप कोशिकाओं के मध्य संबंध होता है। निकटतम जो पादप कोशिकाएं हैं उनके मध्य कोशिका द्रव्य सोपान पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य का जो संबंध है वो होता है किसमें, कोशिका भित्ति में। एक प्लांट से दूसरे, एक प्लांट कोशिका के अंदर विभिन्न जो सेल वाल्स है उनके मध्य क्या होगा, संबंध होगा। मतलब निकटतम पादप सेल्स जो हैं, जैसे एक पादप है ये, इसके मध्य दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, इस तरीके से। मतलब सेल वाल आपस में एक सेल से दूसरी सेल के मध्य जुड़ी रहती है। ये जो संबंध है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के जीव द्रव्य तंतु, इनको हम बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। ये अच्छा प्रश्न है कि जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं, सेल वाल के अंतर्गत पाए जाते हैं। या हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये प्लाज्मोडेस्मेटा का संबंध किसमें होता है, केवल सेल वाल के अंतर्गत होता है, सेल में झिल्ली में नहीं होता है, या ए और बी दोनों नहीं होंगे। केवल उत्तर नंबर आपका बी सही होगा। बी डीएनए में दो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी, जब भी हम बात करते हैं मॉडल, हेलिक्स मॉडल की, तो इस प्रकार की संरचना आप सारे पढ़ते हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं कि ये क्षार युग्म है आपस में, ये देखो, एक हेलिक्स ये है और ये है दोनों क्षार युग्म के बीच की दूरी। एक हेलिक्स ये, दूसरा हेलिक्स ये, तीसरा। अब कहा जाता है कि एक हेलिक्स की जो दूरी है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक क्षार, ये जो दोनों क्षार युग्म है इनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं, इसका मतलब ये सही है। एक की 3.4 है, 3.4 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका एक हेलिक्स। ये होगी पुरानी बातें। आजकल एनसीईआरटी के अंदर एक नई टर्म्स ऐड कर रखी है। पहले तो क्या था, जो पुरानी बुक है, राजस्थान बोर्ड वगैरह की बुक्स हैं, उनके अंदर आपको ये दूरी एंगस्ट्रॉम में मिल रही थी, लेकिन आजकल इसको एंगस्ट्रॉम में न बताकर इसको नैनोमीटर में दे रखा है। अब यहां बी डीएनए में दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी, बी डीएनए का ही ज्यादातर उपयोग किया जाता है, और जो मॉडल दिया गया था वाटसन क्रिक का, वो भी बी डीएनए के ऊपर आधारित था, बी डीएनए के ऊपर, इसलिए हमने बी डीएनए लिया है। तो यहां दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों क्षार युग्म, यहां ए और यहां टी है, जैसे यहां जी ट्रिपल बॉन्ड सी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन वो दूरी कहां दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में न देकर किसमें दे रखी है, नैनोमीटर में दे रखी है। तो आपको नैनोमीटर में बदलने के लिए हमने तो
केवल पढ़ रखा है 3.4, तो ज्यादातर विद्यार्थी किस पे टिक करेंगे, 2 नंबर पर टिक कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। 2 नंबर इसका उत्तर नहीं होगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगस्ट्रोम को बदलना पड़ेगा किसके अंतर्गत, नैनोमीटर के अंतर्गत। तो 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है आपका 0.1 nm। अब आप इसको बदलेंगे 0.1 नैनोमीटर को, तो ये उत्तर क्या आएगा आपका 0.34 nm, 0.34 nm। इसको हम डिसाइड करेंगे कि बी डीएनए के 2 क्षार युग्मकों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है, या इसको हम लिख सकते हैं 3.4 अंगस्ट्रॉम। यदि ये अंगस्ट्रॉम में हो तो ऐसा होगा, नैनोमीटर में होगा तो इसकी दूरी ये होगी। तो एनसीईआरटी के अंदर आपकी ये दूरी दे रखी है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में अब तक नहीं पूछा गया ग्रेड सेकंड के अंदर। आपको एक हेलिक्स की भी ध्यान रखनी है, 2 क्षार युग्मकों के बीच की दूरी भी ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, मैसेंजर आरएनए से सीडीएनए के निर्माण का संश्लेषण कहलाता है। अब हमें सबको पता है कि आरएनए टेम्पलेट पर जब डीएनए बनता है तो उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, सीडीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए का मतलब है टेम्पलेट पर सीडीएनए का संश्लेषण। इसका मतलब यह हुआ कि आरएनए टेम्पलेट पर क्या बनेगा आपका, डीएनए बनेगा। आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सीडीएनए बोलेंगे। और यह घटना क्या कहलाती है, प्रतिलोमी अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आगे हम जब सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे तो सेंट्रल डोग्मा के अंदर हमें पता है कि डीएनए, थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा को हम देख लेते हैं। यहां होगा आपका डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से आपका क्या बनेगा, प्रोटीन। ये सेंट्रल डोग्मा आपका। यहां डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। थोड़ा सा आप इसको देखें, क्या हो रहा है, यहां ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है अनुवादन। क्या है, अनुवादन, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है, अनुलेखन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, अनुलेखन की घटना हो रही है, अनुलेखन हो रहा है, और यहां अनुवादन हो रहा है। अब जब अनुलेखन की घटना होती है, अनुलेखन जब होता है, अब डीएनए से जब डीएनए बने, इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब यहां क्या बन रहा है, डीएनए से आपका क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। अब डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज काम में आएगा, क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। और वो भी कैसा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज सिंपल नहीं, डीएनए डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेड, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। मतलब क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है, डीएनए, क्योंकि किसके ऊपर निर्भर है, डीएनए पर निर्भर है, इसलिए डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। अब जब आरएनए से आपका निर्माण होगा किसका, प्रोटीन का, उस समय क्या बनेगा, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर निर्भर क्या होगा, यहां क्या बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ये पूरा सेंट्रल डोग्मा है, एक प्रश्न आपका ग्रेड सेकंड के अंदर यहां से बनेगा ही बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज हो गया। अब वापस देखो क्या होगा, जब कंडीशन ये हो, सिंपल सीधी चल रही है, सेंट्रल डोग्मा विपरीत नहीं है, कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सामान्य परिस्थिति के अंदर अनुलेखन होगा, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पर निर्भर, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर निर्भर, और प्रोटीन होगा और आपका अनुवादन हो जाएगा। लेकिन जब विपरीत रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है आपका,
डीएनए बनता है। इस स्थिति में क्या बनेगा, ये बनेगा। पहले तो डीएनए से आरएनए बनना था, अब क्या बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा। इसका मतलब होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस घटना में क्या होगा कि आरएनए पर निर्भर क्या बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज बनेगा। घटना वही, एंजाइम वही काम में आएगा। आरएनए पर निर्भर, आरएनए पर निर्भर, निर्भर आरएनए पे हो गया, और बनेगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज। इस प्रकार का ये होगा। तो ये कॉन्सेप्ट के तरीके से आप कितने भी सवाल कर सकते हैं, सारे सवाल सेंट्रल डोगमा से संबंधित, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और आपका ट्रांसलेशन, चाहे अनुवादन बोले, चाहे अनुलेखन बोले, चाहे आपका प्रतिलिपिकरण डीएनए रेप्लिकेशन बोले, सभी सवाल आपके इससे संबंधित इससे पूरे हो सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो। अब हम प्रश्न को देखते हैं। यहां पूछा है प्रतिलोमी अनुलेखन, केवल परिभाषा दी है कि प्रतिलोमी अनुलेखन किसे कहेंगे, जब डीएनए से आरएनए बनकर आरएनए से वापस क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर। उत्तर नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, 126 नंबर प्रश्न, आपका आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। तो यहां जब हम इसका प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन से संबंधित ऐसा प्रश्न आता है, या तो प्रोटीन की संरचनाओं के बारे में पूछते हैं, वो ज्यादातर आपकी केमिस्ट्री के अंदर है। जब हम जैव अणु केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपकी प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां आपके क्या है, आवश्यक एमिनो एसिड और अनावश्यक, इनिशियल और अनइनिशियल, मतलब आवश्यक जिन्हें हमें बाहर से, शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, जिन्हें हम बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जो आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, जब हम बात करते हैं, 10 प्रकार के हैं, ट्रिप्टोफैन, टीवी, मिल, पथ, ये लो 2 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 एमिनो एसिड वो हैं जो आपके आवश्यक है। ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मेथियोनिन, लाइसोलिन, लाइसिन, ल्यूसिन, प्रियोलिन, अर्जिनिन, थ्रियोलिन और हिस्टिडीन, ये आपके क्या है, 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड हैं, जिनमें से देखो यहां हमारा क्या है, एलेनिन सही उत्तर है। यह आपका आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है, आवश्यक क्या है, नहीं है। तो उत्तर नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम ATTGGC, ये आपका एक क्रम दे रखा है, डीएनए का अनुक्रम दे रखा है, और ये कह रहा है कि तब इससे बनने वाले मैसेंजर आरएनए का क्रम क्या होगा। अब ये बात कर रहा है कि जब आपको डीएनए का ऐसा क्रम दे दे और आपसे क्या पूछे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है, मतलब मैसेंजर आरएनए डीएनए से कब बनता है, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, केवल और केवल, बहुत आसान प्रश्न है, अब इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न आए, डीएनए से आरएनए की बात वो करे, डीएनए से किसकी बात करे, आरएनए की बात करे, आरएनए का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो अनुलेखन की बात कर रहा है। अनुलेखन की कड़ी के अंदर केवल आपको एक, आपका जो एडेनिन ग्वानिन, या जिसको हम नाइट्रोजनिक क्षार बोले, केवल एक नाइट्रोजनिक क्षार में चेंज होगा, वो होगा ATGC। ए का मतलब हो जाएगा U, T का मतलब क्या हो जाएगा, A, G का मतलब हो जाएगा C, और C का मतलब क्या हो जाएगा, G। अब देखो केवल एक में बदलाव होगा, बाकी कोई बदलाव नहीं है। अब देखें, अब यहां हम देखें तो A की जगह क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, A की जगह U केवल इसमें हो रहा है। T के जगह आपने A देखा है, T की जगह क्या है, A है, यहां भी T की जगह क्या है, A है, C की जगह क्या है, सॉरी G की जगह C, G की जगह C और C की जगह G। किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, केवल एक बदलाव होगा कि एडेनिन की जगह आपका क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा आरएनए के अंदर। बाकी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं, सेम आपको कॉपी करना है, ए का आपको यू करना है, टी का ए, जी का सी, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है जब आप किसकी बात करें, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, तो ए से यू की जगह, ए की जगह यू हो जाएगा, टी की जगह ए, जी की जगह सी और सी की जगह जी। ये इससे आपका पूरा इसका आंसर आ जाएगा
तो उत्तर नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर है। कैसा भी प्रश्न आए घुमा फिरा के, डीएनए से आपका क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन की घटना हो रही। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड के देशवासी जैव रासायनिक, ये एनसीईआरटी में लाइन दे रखी थी तो हमने भी दे दिया इसको, जिन्होंने 1868 में डीएनए की खोज की थी उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक माइस्टर ने इसकी खोज की थी। इसका उत्तर नंबर आपका 2 राइट आंसर हो। बी डीएनए के एक पूर्ण कुंडलन की लंबाई, बी डीएनए के एक पूर्ण कुंडलन की लंबाई क्या होगी, बी डीएनए के एक पूर्ण, अभी हमने देखा था नाइट्रोजनिक क्षार के बीच की दूरी, और यहां क्या पूछी जा रही है, आपको पूर्ण कुंडलन की लंबाई पूछी जा रही है। मतलब पूर्ण कुंडलन का मतलब है ये आपके 10 नाइट्रोजनिक क्षार से मिलकर आपका क्या हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रोम हो जाएगा। इसकी दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रोम, क्योंकि एक के बीच की दूरी कितनी थी, 3.4 गुणा एक में कितने, एक हेलिक्स में कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजनिक क्षार हैं, तो कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रोम इसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन ये एंगस्ट्रोम में न पूछकर वापस किस में पूछ रहा है, नैनोमीटर के अंतर्गत पूछ रहा है। तो एक एंगस्ट्रोम बराबर आपका होता है 0.1 नैनोमीटर। इसको जब हम जोड़ घटाव इसका करेंगे तो इसका उत्तर आपका क्या बनेगा, 3.4 नैनोमीटर बनेगा। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें ज्यादातर इसकी इकाइयां हम किस में पढ़ते हैं, एंगस्ट्रोम में पढ़ते हैं। एंगस्ट्रोम की तुलना में आपको नैनोमीटर में याद रखना है। इसकी दूरी नैनोमीटर में जब हम निकालेंगे तो आपकी 3.4 एनएम होगी, जो हम पहले निकाल चुके हैं विस्तार से। आप उस प्रश्न को, इस प्रश्न को बिल्कुल सेम मान सकते हैं, केवल वहां यहां पूरे हेलिक्स या कुंडलन की लंबाई पूछी है, वहां आपकी नाइट्रोजनिक क्षारों की दूरी पूछी है। अगला प्रश्न, परऑक्सीसोम में नहीं पाया जाता है, कौन सा एंजाइम है जो परऑक्सीसोम में नहीं पाया जाता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है आपका परऑक्सीसोम के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। अंतःद्रवी जालिका के समांगीकरण के पश्चात बने हुए खंडों को हम क्या कहते हैं, जब अंतःप्रद्रवी जालिका टूटती है, तोड़ते हैं, तो उसके जो खंड होते हैं, प्रत्येक खंड का जो प्रत्येक टुकड़ा है अंतःप्रद्रवी जालिका का, उसको हम ज्यादातर एक टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसोम। अगला प्रश्न, डीएनए अनुक्रम, ये देखो ये भी अच्छा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज, आप उस और इस प्रश्न के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं, केवल इसने प्रश्न को घुमाया है। आपको देखना है डीएनए अनुक्रम, देखो वहां भी दे रखा था, यहां भी आपका डीएनए अनुक्रम दे रखा है। डीएनए अनुक्रम इन्होंने दे दिया ATT, इसके बाद AA G और C, ये आपका डीएनए अनुक्रम है। इसको हम क्या करना है, डीएनए अनुक्रम को देखते हुए शोधकर्ताओं ने प्रतिलेखित, मतलब हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन जब भी इसका करेंगे तो हमें यह पता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन जब हम करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा U, टी का ए का वापस क्या हो जाएगा U, ए का U, जी का C और C का G। ये कंडीशन आपकी किस में आ जाएगी, कॉमन है। यहां तक हमें सब पता है कि ऐसे करना है, क्योंकि जब डीएनए अनुक्रम दे रखा है, प्रतिलेखन की बात कर रहा है, डीएनए से हमें क्या करना है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण करना है, और हमें ये बना दिया। पहले ये डीएनए में दे रखा था आपका, और आरएनए में हमारे पास क्या बन गया, ये चीज बन गई, आरएनए में ये बन गई। लेकिन ये क्या है, सेंस स्टैंड है, मेन स्टैंड है सेंस। अब ये कह रहा है कि इसके विरुद्ध एंटी सेंस के रूप में किस अनुक्रम का उपयोग, ये तो आपका दोनों ही सेंस स्टैंड हो गई। अब एंटी सेंस स्टैंड जब आप इसका बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। तो U का क्या करना है हमें, ए का U, ए का U, एक U का वापस U का वापस C का यहाँ G हमें करना है, यहाँ भी C का क्या करना है, G करना है, और G का क्या करना है, C करना। अब ऐसा आंसर आपका एक नंबर ऐसा बन रहा है, उत्तर नंबर 1 हो जाए। आपको केवल चेंज नहीं करना था, उस प्रश्न में तो क्या था, यहां तक था वो प्रश्न कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया आपका, डीएनए अनुक्रम से आरएनए बन गया, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, बात खत्म। लेकिन यहां क्या है, उसको वापस सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड बनाना। ये सेंस स्टैंड था, इसके विपरीत आपको लिखना है। तो आधा प्रश्न था, आधा यहां हमने कर दिया, इसके विरुद्ध अनुक्रम का उपयोग किया जाएगा। यदि सेंस की बात करता तो प्रश्न यहां खत्म हो जाता, लेकिन एंटी सेंस उसके विपरीत हमें बनाना था, तो इसका उल्टा करके हमें लिखना है। उत्तर नंबर आपका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्लोरोप्लास्ट डीएनए है। अच्छा प्रश्न है, चाहे आपका यहां क्लोरोप्लास्ट दिया हो, क्योंकि दो प्रकार के विशेष कोशिकांग है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया या क्लोरोप्लास्ट डीएनए हो गया, दोनों डीएनए के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इनके अंतर्गत जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है, एक तो होता है रेखीय, कभी नहीं होगा रेखीय, लाइनर कभी नहीं होगा आपका, एक तो होगा वर्ताकार और एक आपका क्या होगा, द्विरज्जुकीय होगा। तो इसका 2 और 3 आंसर राइट होगा, मतलब सर्कुलर और डबल स्टैंड, आपका सर्कुलर, सर्कुलर और प्लस डबल स्टैंड होगा किसके अंतर्गत, चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट पूछे चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया पूछे, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉमन प्रश्न, क्योंकि कोशिकांग भी हमारे सिलेबस में है, डीएनए आरएनए भी हमारे सिलेबस में है, दोनों को मिलाकर ऐसा प्रश्न बनता है। तो आपको ये ऐसा कूट का प्रश्न पूछा जाएगा कि रेखीय है, रेखीय कभी नहीं होगा, वर्ताकार और द्विरज्जुकीय होगा, एक रज्जुकीय भी नहीं होता है, सिंगल स्टैंड नहीं होता, डबल स्टैंड होगा। तो इसका उत्तर चाहे क्लोरोप्लास्ट में पूछे चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में पूछे सेम होगा। उत्तर नंबर आपका 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 133 का 3 नंबर उत्तर आपका सही होगा। 70S राइबोसोम की बड़ी इकाई में कितने आरएनए अणु पाए जाते हैं। अब हमने अभी देखा था 80S के अंतर्गत, जैसे हम देखें तो 80S का जब हम प्रकार देखते हैं तो हमें यह पता है 80S के अंदर 60 और आपके 40 आते हैं। इसी तरह हम 70 का देखें तो क्या आएगा, आपका 50 और 30 आते हैं। अब 60 के अंदर क्या आएगा, 60 के अंदर 28 और 18, 5.5,5, ये सब में क्या लगेगा, एस एस एस। इसी तरह से ये इकाई किसकी है, आपकी 80S की है, तो यहां 3 है और यहां क्या है, एक अणु है। अब ये पूछ रहे 70S राइबोसोम की बड़ी इकाई में, 70S राइबोसोम की 28 18 हो गया, यहां 23 और 16, बड़ी इकाई आपकी क्या है, ये है 23S हो गया, प्लस आपका क्या हो गया 5S। बड़ी इकाई आपकी 50S है तो 2 अणु आपके इसमें आएंगे, बड़ी इकाई के अंदर कितने आएंगे, 2 अणु आएंगे। 134 का उत्तर नंबर 1 राइट होगा, क्योंकि ये बड़ी इकाई की बात कर रहा है, छोटी इकाई की बात करता तो यहाँ केवल 16S आता, बड़ी इकाई की बात कर रहा है, इसका मतलब 60 में बड़ी इकाई में 3 अणु है, 40 में क्या है, 1 अणु है, 70S के अंदर क्या है, 2 इकाइयां हैं, 50S और 30S, 50 में 2 है, 23 और 5S, और इसमें क्या है 30S है, इसमें क्या है केवल 1 अणु है 16S। इन्होंने पूछा है बड़ी इकाई के अंदर, मतलब ये बात कर। अगला प्रश्न है, पोलीसोम के निर्माण में राइबोसोम के अणुओं की संख्या होती है। पोलीसोम, इर्गोसोम, पोलीराइबोसोम एक ही बात है, चाहे आपसे पोलीसोम पूछे चाहे आपसे इर्गोसोम पूछे चाहे आपसे पोलीराइबोसोम पूछे, तीनों एक ही चीज है। तीनों में क्या होगा, राइबोसोम के जो अणु होंगे वो आपके कितने होंगे, अनेक होंगे। राइबोसोम के जो अणु होंगे वो कितने होंगे, अनेक। राइबोसोम के अनेक होंगे क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम केवल एक मैसेंजर आरएनए अणु के साथ जुड़कर जो संरचना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलीराइबोसोम कहते हैं। मतलब ये हुआ कि राइबोसोम हमेशा एक, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, राइबोसोम एक मैसेंजर, सॉरी राइबोसोम क्या होंगे, अनेक, बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर अणु के साथ जुड़कर जो संरचना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, पोलीराइबोसोम कहते हैं। तो इसका मतलब उत्तर नंबर आपका इसका 3 राइट होगा, 135 में 3 नंबर होगा, अनेक जुड़ेंगे यहां, सही उत्तर होगा अनेक। यदि यहां राइबोसोम की पूछ रहा था अनेक, यहां यदि पूछता मैसेंजर आरएनए के बारे में तो उसका उत्तर क्या हो जाता, आपका 1 हो जाता। उत्तर नंबर 3 इसका राइट। अगला प्रश्न, विपरीत अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब हमने अभी सेंट्रल डोग्मा को समझा था, आपने पहले देखा हो, तो सेंट्रल डोग्मा के अंदर देखा था कि डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब ये पूछ रहा है विपरीत अनुलेखन यदि पूछता तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इस प्रकार के एंजाइम इनमें चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि विपरीत, विपरीत के अंदर हमेशा होगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज होगा। क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आपका होगा,
और होगा क्या, आरएनए डिपेंडेड, आरएनए डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज यहां काम में आता है। आरएनए डीएनए डिपेंडेड आरएनए पॉलीमरेज यहां काम में आपका आता है। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत हम देखते हैं तो आपका रेप्लिकेशन के अंदर क्या काम में आता है, डीएनए डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में क्या आता है, डीएनए डिपेंडेड आरएनए पॉलीमरेज। और रिवर्स में आता है आरएनए डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज। ये तीनों एंजाइम आप एक साथ याद रखेंगे कि जब हम देखते हैं क्या, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, तो यहां आपका जो एंजाइम काम में आएगा वो होगा डीएनए निर्भर या डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज पहला। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अनुलेखन। अनुलेखन में क्या होगा, डीएनए निर्भर, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। क्या होगा, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। तीसरा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब विपरीत अनुलेखन। इसमें क्या होगा, विपरीत अनुलेखन में होगा आरएनए डिपेंडेड, आरएनए पर डिपेंड होगा और क्या आएगा, डिपेंड आरएनए डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज। ये तीनों चीजें आपको एक साथ ध्यान में रखनी है। ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर बन सकता है, चाहे आपसे यहां से पूछे, यहां से पूछे, यहां से पूछे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 4 नंबर उत्तर आपका इसका राइट होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत आरएनए डिपेंडेड डीएनए पॉलीमरेज काम में आता है। अगला प्रश्न, डीएनए की प्रतिलिपि या डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है संरक्षी होता है, द्विदिशीय होता है, असतत होता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा देखना था कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता है अर्ध संरक्षी विधि का प्रयोग होता है, एक चीज तो हमें पता थी। दूसरा असतत होता है, डिसकंटिन्यूस। तीसरा द्विदिशीय होता है। तीनों चीजें एक साथ आ गई। तो ऐसा प्रश्न आपसे कई बार पूछा हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है द्विदिशीय, अलग अलग भी पूछा हुआ है, सतत होता है या असतत होता है, प्रति समांतर भी होता है और अर्ध संरक्षी भी होता है। एक चीज और जोड़ दो, प्रति समांतर, समांतर नहीं प्रति समानांतर। अब आपसे एक साथ भी पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा। आपको चारों चीजें ध्यान में रखनी है। डीएनए रेप्लिकेशन की घटना प्रति समांतर होती है, अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव विधि काम में आती है, डिसकंटिन्यू असतत होती है, द्विदिशीय होती है, रिवर्सिबल होती है, एक दिशीय नहीं होती, रिवर्सिबल द्विदिशीय होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अर्ध संरक्षी, असतत, द्विदिशीय और प्रति समानांतर ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर होगा। आरएनए का निर्माण कहां होता है, सबको पता है आरएनए का निर्माण न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका में होता है। यह प्रश्न भी आता है, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण कहां होता है, केंद्रिका में होता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का कार्य है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप सबको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज विशिष्ट डीएनए अनुक्रम को, विशिष्ट डीएनए खंडों को, विशिष्ट डीएनए अनुक्रम को काटने का काम करता है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड, उनको क्या करता है, काटता है। काटने का काम क्या करता है, डीएनए करता है। किसको काटेगा, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए के अणुओं को काटता है। किसको काटता है, डबल स्ट्रैंड के डीएनए को काटेगा, सिंगल स्ट्रैंड के अंदर करेगा उसको। और काम क्या आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हमेशा केवल और केवल जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। प्रश्न भी आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। इसके एंजाइम आपने एग्जांपल आपको ध्यान होगा, याद आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा इको आर आई, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। आपने पढ़ा होगा हिंद थर्ड,
ये भी आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। आपने पढ़ा होगा BAM फर्स्ट, ये भी आपके क्या है, विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जो जीवाणुओं द्वारा प्राप्त होते हैं और काम क्या करते हैं, विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम को काटने का काम करते हैं। किसको काटते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए को काटते हैं। तो उत्तर नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मियोसिस में डीएनए संश्लेषण होता है। अब मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन के अंदर डीएनए संश्लेषण कहां कहां होता है। अब हमें पता है कि अर्धसूत्री विभाजन हो चाहे आपका समसूत्री विभाजन हो, अर्ध डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो दो जगह होगा। या एक चीज का तो आपको पता था कि एस अवस्था के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि केंद्रीय डीएनए का संश्लेषण केवल किस में होता है, एस अवस्था में होता है। केंद्रीय डीएनए का संश्लेषण केवल कहां होता है, आपकी एस अवस्था के अंतर्गत होता है। और साइटो जो कोशिकीय डीएनए है उसका सब अवस्थाओं में होगा। केंद्रीय डीएनए सेंट्रल डीएनए का संश्लेषण केवल आपका किसमें होता है, एस अवस्था में। और साइटो जो है वो किसमें, जो अन्य डीएनए उसका संश्लेषण सारी अवस्थाओं में ही होता है। कोशिकीय जो डीएनए होता है जो सभी कोशिकाओं के अंदर बनता रहता है, लेकिन केंद्रीय डीएनए बनता है केवल एस अवस्था में। इसके अलावा जाइगोटीन, जब अर्धसूत्री विभाजन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, मियोसिस फर्स्ट की उप अवस्थाएं जब अपने पढ़ते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, तो जो जाइगोटीन अवस्था है उसमें भी क्या है, डीएनए का संश्लेषण होता है। उत्तर नंबर आपका यहां होगा राइट। 1 नंबर, 1 और 3 दोनों क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि डीएनए का संश्लेषण इन दोनों अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। सारे थ्योरेटिकल प्रश्न है, समझने वाले इसमें कोई है नहीं आगे। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। कई बार देखो ऐसा प्रश्न जब भी आए, जब हम न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के प्रकार देखते हैं, एक सारणी मैंने बढ़ा रखी है इसके अंदर देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अब यहां हम देखें पहले एडेनिन, एडेनिन के साथ क्या जुड़ेगा, राइबोज जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन बन जाएगा। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजनिक क्षार और आपकी पेंटोज सुगर। नाइट्रोजनिक क्षार, नाइट्रोजनिक क्षार प्लस पेंटोज सुगर, ये मिलकर आपकी क्या बनाते हैं, आपके बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, केवल आपको यही ध्यान रखना था, ये यदि ध्यान है तो आप आराम से बना न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजनिक क्षार प्लस पेंटोज सुगर प्लस आपका फोस्फेट, ये तीनों मिलकर आपके क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। अब देखो यहां आपने जैसे प्रश्न के अंदर पूछा है, विभिन्न प्रकार के जितने भी न्यूक्लियोसाइड टाइड बन रहे हैं उनको एक साथ लिख दिया, किसी से भी पूछा जा सकता है। जैसे इन्होंने दे दिया AMP है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, तो आपको यह पता होना चाहिए था कि एडिनोसिन किससे बड़ा, जब न्यूक्लिय एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ा, फोस्फेट जुड़ गया, तो ये बन गया एडिनाइलिक एसिड। इसको हम बोलेंगे AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। एडिनोसिन प्लस मोनोफॉस्फेट आपका उनके क्या बनाएगा, एडिनाइलिक एसिड बनाएगा। इसी तरह हम देखें ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि कुछ न्यूक्लियोटाइड साइड कॉमन होते हैं डीएनए में और आरएनए में, मतलब नाइट्रोजनिक क्षार कॉमन है, लेकिन कुछ नाइट्रोजनिक क्षार आपने देखा होगा केवल आरएनए में पाया जाता है, तो उसमें केवल क्या बनेगा आपका, आरएनए न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और केवल कुछ में क्या है, केवल न्यूक्लियोटाइड साइड किसका बनेगा, डीएनए का बनेगा। वो डिपेंड करेगा वह नाइट्रोजनिक क्षार किसके अंतर्गत पाई जाती है। तो आप ये पूरी सारणी यदि याद कर लेते हैं तो इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछे आपको ये पता चलना चाहिए। आप सबका बढ़ा के देख सकते हैं कि एडिनिन के साथ राइबोज, दूसरा मैंने बनाया एडिनिन के साथ क्या है, डीऑक्सी राइबोज भी, क्योंकि दोनों में डीएनए भी है और आरएनए के अंदर भी है, मतलब कुछ नाइट्रोजनिक क्षारक डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती है, तो उनमें आपका दोनों बनेंगे। अब यहां बन गया डीऑक्सी एडिनोसिन, अब डीऑक्सी एडिनोसिन फोस्फेट के साथ जुड़कर क्या बनेगा, DAMP। तो DAMP आपका क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्या हो गया, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये क्या है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, तो आपका ये है आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। 4 नंबर आंसर इसका राइट होगा। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले कि DAMP, यहां मैंने लिख दिया DAMP, इसका मतलब ये हुआ ये आपका क्या है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए का
न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया, डीऑक्सीराइबोस शर्करा जुड़ गई, इसलिए इसको क्या हो गया, और साथ में फॉस्फेट जुड़ गया। यदि फॉस्फेट नहीं जुड़ता, सीधा दिया होता डीऑक्सी एडिनोसिन, तो हम कह देते डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है। इसमें फॉस्फेट जुड़ गया, इसका मतलब ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे प्रश्न यदि आए तो आप इनको इस बेस के आधार पर तैयार कर सकते हैं। और ये सारणी आपको एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है। एक प्रश्न एक बार ग्रेड सेकंड 2022 सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली का सैंडविच मॉडल किसने दिया? अब देखो यहां अलग अलग, डेविसन और डेनियलिन ने क्या दिया, सैंडविच मॉडल दिया। अब रॉबर्टसन ने क्या दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार वैज्ञानिक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। सिंगर और निकोलसन ने आपका दिया था तरल मोजेक मॉडल, तरल फ्लूइड मोजेक मॉडल भी बोल सकते हैं, तरल मोजेक मॉडल। इसके बाद दे रखा है बेंसन द्वारा क्या दिया गया था, यूनिट, डेविसन और डेनियल द्वारा दिया गया था रॉबर्टसन, सॉरी डेविसन और डेनियल द्वारा दिया गया था सैंडविच मॉडल, रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया था तरल मोजेक मॉडल। ये तीन मॉडल आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संदर्भ में चलते हैं। तीनों के वैज्ञानिक आपको ध्यान में होने चाहिए। एक प्रश्न पूछा है कि सैंडविच मॉडल आपका दिया था डेविसन और डेनियली द्वारा, रॉबर्टसन ने कौन सा दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और सिंगर और निकोलसन ने दिया था तरल मोजेक मॉडल। अगला प्रश्न, सबसे अधिक गुणसूत्र किस पादप में पाए जाते हैं? अब देखो पादपों की बात, गुणसूत्र के संदर्भ में अलग अलग कथन है। यह प्रश्न एक बार अलग तरीके से भी पूछा गया, क्योंकि टेरिडोफाइट हमारे सिलेबस में एक बार प्रश्न आया था कि ऐसी वगैरह में कि सबसे कौन सा टेरिडोफाइट ऐसा है जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपको टेरिडोफाइट का नाम भी ध्यान में रखना है। तो पादप की यदि बात करें तो टेरिडोफाइट में सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, ओफियोगुलेसम रेटिकुलेटम ऐसा है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक पाए जाते हैं। सबसे कम गुणसूत्र आपके कंपोजिटी कुल का एक पादप है हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस, हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस के अंतर्गत पाए जाते हैं। जंतुओं में बात करें तो सबसे कम एस्केरिस में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक ओलकेंथा में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रोटोजोअन है। तो प्रोटोजोआ भी हमारे सिलेबस में, तो आपको प्रोटोजोआ का नाम क्या ध्यान में रखना है, ओलकेंथा, प्रोटोजोअन है ओलकेंथा। सबसे ज्यादा किसमें है, टेरिडोफाइट के अंदर है। टेरिडोफाइट को हम क्या कहते हैं, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, सॉरी टेरिडोफाइट में बोलते हैं ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, जो कि एक प्रकार का टेरिडोफाइट है जिसमें क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आपको डिपेंड करता है कि आप में प्रश्न क्या पूछा गया, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, जो कि आपका क्या टेरिडोफाइट है। लगभग 1200 के आसपास गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। वी, जे और एल आकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अभी हमने बात की थी कि जब हम टी, ए, एम, एस, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अब आकृति डिपेंड करेगी आई, आकृति डिपेंड करेगी जे, और मिड वी और एल। अब ये कह रहा है कि वी, जे, एल आकृति के गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? जब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, दो प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक तो एनाफेज और एक मेटाफेज। मेटाफेज में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर मतलब आपकी आकृति नहीं, आकार का अध्ययन किया जाता है। आकार, आकार का जो अध्ययन है वो किस में होता है, वो आपका होता है मेटाफेज के अंदर। आकार का अध्ययन होता है मेटाफेज में, आकृति का अध्ययन होता है एनाफेज में। शेप एंड साइज, आकृति का अध्ययन किसमें होता है, एनाफेज के अंतर्गत होता है। आकृति का अध्ययन होता है एनाफेज के अंतर्गत होता है। आकार का अध्ययन मेटाफेज में, आकृति का अध्ययन एनाफेज में। प्रश्न पूछा हुआ है आकृति, तो उत्तर नंबर 2 राइट होगा, एनाफेज। 144 का उत्तर नंबर 2 आपका क्या होगा, एनाफेज में इसका अध्ययन किया जाता है। अनुवादन एक प्रक्रिया है। अनुवादन का मतलब होता है कि प्रोटीन का निर्माण, अब हमें पता है कि प्रोटीन का निर्माण आरएनए से होता है, डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। सेंट्रल डोगमा के अनुसार प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, आरएनए द्वारा होता है। गुणसूत्रों की आकारिकी संरचना सबसे अच्छी दिखाई देती है। गुणसूत्रों की आकार की जो संरचना है, आकार का जो अध्ययन है वो मेटाफेज में होता है, इसलिए ये सर्वाधिक अच्छी यहां दिखाई देती है। सर्वाधिक गुणसूत्र खिले हुए दिखाई देते हैं, सर्वाधिक स्पष्ट संरचना गुणसूत्रों की मेटाफेज के अंतर्गत दिखाई देती है। 2 नंबर उत्तर आपका इसका सही आंसर हो।
पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। अब कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इसमें कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि जैसे लिग्निन है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन है, लिपिड नहीं आएगा। दूसरे में हम देखें लिपिड फिर नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन जो है यहां लिग्निन है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन है और सेल्यूलोज, ये आपका सही आंसर होगा कि पादप कोशिका जो भित्ति है वो लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। कई बार हम जैसे सेम ऑप्शन है ऊपर, तो लिपिड जहां दे रखा है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत है। प्लाज्मा झिल्ली के निकटतम मतलब पादप कोशिका या सेल वॉल की बात करते हैं तो तीन कोशिकाएं होती है, एक तो प्राइमरी प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और मिडल लेमेला, जिसको मध्य पटलिका बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जैसे सबसे पहले आएगा प्राथमिक, फिर मध्य और फिर द्वितीय। तो द्वितीयक झिल्ली सबसे नजदीक होती है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा झिल्ली के, कोशिका झिल्ली के सबसे नजदीक क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति। उत्तर नंबर आपका एक इसका राइट होगा। असुमेलित का चयन कीजिए। क्लोरोप्लास्ट के संबंध में यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। ये आपने मेगा टेस्ट सीरीज में आज जो बड़ा पेपर था बायो का उसमें भी मैंने दिया था, यहां भी दे रखा है कि ताराकार आकृति के जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पाए जाते हैं, उडोगोनियम के अंतर्गत पाए जाते हैं। आपके सर्पिलाकार जो है वो आपके स्पाइरोगारा में पाए जाते हैं। मेखलाकार है वो आपके यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। और इन्होंने पूछा है प्यालेनुमा क्या है, क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसका सारे सही है लेकिन एक आंसर आपका इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। पहला जो आंसर है वो क्या है, गलत। ताराकार नहीं पाए जाते हैं किसमें, उडोगोनियम के अंतर्गत। सर्पिलाकार आपके स्पाइरोगारा में होंगे, मेखलाकार यूलोथ्रिक्स के अंतर्गत होंगे, प्यालेनुमा या कप शेप आपके किस में होंगे, क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत होते। ताराकार शायद जिगमिया नामक के अंतर्गत सेवाल के अंदर पाए जाते हैं। तो एक नंबर उत्तर आपका गलत हो। सिनेप्सिस का निर्माण होता है। अब सिनेप्सिस का मतलब होता है कि समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनना, और समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं अर्धसूत्री विभाजन की उप अवस्था है जिसको हम बोलते हैं जाइगोटीन। उप अवस्था किसकी है, अर्धसूत्री विभाजन की उप अवस्था है जाइगोटीन। उसके अंतर्गत क्या बनते हैं, सिनेप्सिस का निर्माण होता है, क्योंकि वहां आपके समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, इसे हम जाइगोटीन अवस्था कहते थे। ये आज के हमारे थे 150 प्रश्न, 150 प्रश्न। 150 में से हमने आपके जो 45 प्रश्न है वो हमने बायो के यहाँ कंप्लीट कर लिए। उसके बाद बायो पूरी, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स का सॉल्यूशन रहेगा। आपको इस प्रकार के प्रश्न आने वाली जो सीरीज है उसके अंतर्गत मिलेंगे, ऐसा आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। सीरीज के अंदर जब तक सॉल्यूशन नहीं है, चलो बायो में तो फिर आप मशक्कत करके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन बायो के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है वो बहुत जरूरी है। किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें आपका सॉल्यूशन हो तो थोड़ा आसान हो जाता है उनको करना। और सॉल्यूशन के माध्यम से आप बहुत सी चीजें सीखते हैं कि हमें प्रश्न कितना करना है। बायो की भी बहुत ज्यादा थ्योरी है, बहुत से प्रश्न ऐसे दे रखे, हमने छांट कर वो प्रश्न तैयार किए हैं जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। इस आधार पर आपको पूरी जो ये यूनिट है उसको तैयार करना है। पहले आप सबसे पहले तैयारी कीजिए, 7 दिन उसको पढ़ के आए, 7 दिन के बाद उसका आप टेस्ट लगाएं। हमारी जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है उसके जो प्रश्न है वो आप निकालें, उसके बाद टेस्ट के प्रश्न आप खुद देखें, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो प्रश्न है वो अधिक से अधिक सही होंगे। और आपको कम से कम ये पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, क्या हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है, ऐसा एनालिसिस भी आप कर पाएंगे। तो हम आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताई दिया, कल इसका ऑफर है, अंतिम दिन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक बार पुनः। ये सीरीज है, इसके अंतर्गत ऑफर भी अभी मात्र आपको 779 रुपए के अंदर ये मिल रही है। 19 जनवरी तक इसका ये, सॉरी 19 मई तक ये इसका ऑफर दे रखा है। 16 मई से 19 मई तक विशेष 35% की छूट है। आप एग्जाम से पहले अपनी जो तैयारी उसको परख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न सॉल्यूशन सहित आपको दिए जा रहे हैं। तो आगे अब केमिस्ट्री के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।